हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि जानते हैं, मैं आपके लिए सीडीपी सीरीज लेके आ रहा हूं बार बार। और इससे पहले मैंने बहुत सारी सीरीज अपलोड कर रखी हैं, सीरीज 1 सीरीज 2, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए मैं डेली पे डेली ला रहा हूं। और आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, या फिर बार बार आप किसी मतलब कि वही है कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीटेट हो गया, केवीएस हो गया, रीट हो गया, और आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं नोटिफिकेशन का इंतजार। तो बेटा आपको जस्ट 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी एक बढ़िया चल रही होगी। अभी से आप पढ़ने लगिए ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। और आपको पता है कि एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम बेटा जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऐसे में केवल 5 सब्जेक्ट है, और जिसमें से मैं हिंदी भी आपके सामने ला रहा हूं, चाहे हिंदी गद्यांश हो, चाहे हिंदी पद्यांश हो, साइंस पेडोलॉजी हो, और सीडीपी तो मैं अपने चैनल पे ला ही रहा हूं डेली पे डेली। ठीक बेटा, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट होते हैं, यदि मेरे से कनेक्ट होते हैं बेटा, तो आपको कहीं से नोट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और आज हम आपके लिए अधिगम टॉपिक लेके आए हैं, जहां पे हम समझेंगे कि अधिगम क्या होता है, यानी अधिगम की प्रोसेस को समझेंगे, यानी लर्निंग क्या होती है, मतलब सीखने की प्रक्रिया को आज हम सीखेंगे। एकदम आसान सा टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आई होप ये सेशन आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा आज, और इसके क्वेश्चन आपसे फ्लो फ्लो में आसानी से ऐसे हो जाएंगे। मतलब अगर ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ी सी अगर आपने टाइम निकाल लिया, तो देखो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बेटा। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन करा दिए बस निकल लिए। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके सामने कि लर्निंग होती क्या है, उसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ताकि मैं, जैसे कि आपने पिछले मेरे वीडियो देखे होंगे जहां पे मैं हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी बताता हूं कि वहां पे उस टॉपिक के बारे में क्या कहा गया, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, मतलब मैंने सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो बेटा इस बार आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक बेटा, अगर आपको सेशन कैसा लगता है, अगर पहली बार आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा। ठीक बेटा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे नहीं, थोड़ा समझने की मतलब कि वही कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक बेटा, तो चलते हुए देखते हैं कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है। ये सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले मैं सीरीज 6 5 सारी डाल चुका हूं, ताकि आपकी सीडीपी जो एकदम फ्लो में तैयार हो जाए बढ़िया से। ठीक बेटा, चलते हुए देखते हैं कि हमारा जो अधिगम चैप्टर है क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट जो है अगर आप क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, कर रहे होंगे। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे अगर मेरे से कनेक्ट होते हैं। और अगर आप कमेंट भी करेंगे तो बेटा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके देख लीजिए बेटा, वही है कि आप अगर कमेंट करते हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलते फिर देखते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, कि अधिगम होती क्या है, यानी लर्निंग क्या होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपके लिए पीपीटी बनाई हुई है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, एक ही बार में पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आई होप आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोला गया, थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे पहले नंबर में, कि अधिगम होता क्या है, यानी लर्निंग क्या होती है, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करी जाए कि आज हम सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग को समझेंगे, अधिगम होता क्या है ना बेटा। तो देखते हैं क्या इन्होंने लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, यानी कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो होता है परिस्थितियों से सीखता है, यानी सिचुएशन कैसी है, यानी जब दुनिया में, जब आप संसार में रहते हैं, या आपके आसपास के लोग कैसे होते हैं, यानी जब आप इंटरेक्ट करते हैं उनसे, और आपके सामने देखो, आपको पता है कि भाई टाइम है ना, किसी भी टाइम पे कैसा भी समय आ जाता है, सिचुएशन कैसी भी होती है। तो इन्होंने वही बोला है कि व्यक्ति जो होता है प्रत्येक परिस्थिति यानी सिचुएशन उसके सामने कैसी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग सीखता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड अभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, कि अधिगम से रिलेटेड, यानी अधिगम होता क्या है, क्या इसका महत्व है, क्या नहीं है, सारे क्वेश्चंस को आप बिना देखे ऐसे थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया बेटा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि और अपने व्यवहार में परिवर्तन यानी बिहेवियर में चेंजेस करता है। देखो जैसे जैसे उसके सामने सिचुएशंस आती जाती हैं, जैसे वैसे 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 वो इंसान अपने आप को चेंज करता चला जाता है ना। वही बात कही जा रही है कि जैसे आपके सामने परिस्थिति आती है, आप उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, यानी जैसा माहौल होता है, जैसे आपका आसपास का इन्वायरमेंट होता है, आप उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है, और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चेंज करते हो, है ना बेटा, वही बात कही जा रही है। अब आगे कहा है कि यही सीखना, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यानी जैसी भी आपके सामने सिचुएशन होगी, जैसी आपके सामने परिस्थिति होगी, आप अपने आप को बदलिए। कहते हैं कि साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बेटा हार्डी बीनबर्ग, जिन्होंने कहा है कि अगर आप एक ही जगह पे अड़े रहेंगे, या मतलब एक ही जगह पे रहेंगे, या अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, या फिर आप जगह चेंज नहीं करेंगे, तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए अपने आप को चेंज करते रहिए, ताकि आपको पता है कि जब आप दूसरी जगहों पे जाओगे तो वहां के लोगों से इंटरेक्ट करोगे, है ना बेटा, क्योंकि हमारे आसपास के लोग
कैसे होते हैं, हम उनसे ही सीखते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि लर्निंग जो है, अधिगम जो है, यानी किसी भी भाषा को अगर आप सीख रहे हो, यानी किसी भी चीज को अगर आप नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो वहां पे क्या है कि आपके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, यानी माहौल कैसा है, जैसा भी माहौल होगा आप उतनी जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे, यानी उसमें अडेप्टेशन यानी सीख, यानी क्या करो, अनुकूलित हो जाओगे। अगर आप कहीं से भी बेटा जाते हो, मान लीजिए अपने घर से 4 दिन के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हो, तो आपको 2 दिन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद में जब आप वहां पे रहने लगते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है। क्या, यानी अपने अनुकूलित हो गए, यानी अपने आप को आपने क्या किया, उस माहौल के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और आपको वहां पे अच्छा लगने लगता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इंसान जो होता है सिचुएशंस के दौरान, सिचुएशन जैसी जैसी होती है वैसे वो सीखता रहता है। ओके बेटा, ये था लर्निंग का कॉन्सेप्ट, यानी लर्निंग होती क्या है, लर्निंग मतलब कैसे आप सीखते हो, है ना, ये बोला गया था यहाँ पे। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, देखते हैं कि आगे की प्रोसेस हमारी क्या कहती है लर्निंग की, यानी अधिगम की। ये आपको 3-4 नंबर में आपको सीडीपी में मिलेगा, यानी सीटेड एग्जाम में। ओके बेटा, अभी मैं आपको पता है कि सीटेड एग्जाम का नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है, इसीलिए मैं आपके अपने चैनल पे सीटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी हो पा रही है अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो प्लीज हमसे जुड़िएगा और हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, यानी अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। अब चला जरा हम सीखते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया यानी लर्निंग की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है। सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि अधिगम लर्निंग होती क्या है। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बेटा यहाँ पे एक बात बोली गई कि अधिगम यानी लर्निंग जो होता है, यानी आपका डेवलपमेंट जो होता है, आप सीखते जो है वो जो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्कूल में बैठे हुए तो स्कूल में ही सीखते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप कहीं भी हो, छोटा इंसान हो बड़ा इंसान हो, किसी भी जगह से आप नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं सामने वाले से। तो वही बात कही जा रही है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार कंटिन्यूस चलती ही रहती है, चाहे वो कैसा भी ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, स्कूल का ज्ञान हो, चाहे मतलब कि कोई भी चीज है। अगर छोटी छोटी चीज आप मतलब कि किसी से सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, तब भी वहां पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या था कि इंसान जो होता है जन्म से लेकर यानी जब से पैदा होता है तब से सीखते ही रहता है। ठीक है बेटा, देखते हैं सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या इन्होंने बोला बेटा कि अधिगम जो होता है एक सोशल प्रोसेस है, यानी क्या सामाजिक प्रक्रिया है, जहां पे इंसान जो होता है समाज में रहकर सीखता है, यानी उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है ना बेटा। देखो सीडीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसी बात को दिया है। जैसे वैगोत्स्की हो गए, उन्होंने समाज को बहुत महत्व दिया हुआ है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। उन्होंने जितने भी अपना टॉपिक आपने पढ़ा होगा उनका सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कल्चरल टूल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आई होप आपने नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, उससे रिलेटेड टीचिंग एग्जाम में आने ही आने हैं क्वेश्चन, चाहे वो रीट हो, केबीएस हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, चाहे तो वो सी टेट हो। ठीक बेटा, वैगोत्स्की, जीन प्याजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर, ये लोग आते ही आते हैं, इनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपने चैनल पे। ठीक बेटा, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो एक सोशल प्रोसेस होती है, यानी सामाजिक प्रक्रिया होती है। जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, कोलैबोरेट करते हो, सहयोग करते हो, डिबेट करते हो, है ना बेटा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोगों से बात करने की कोशिश करते हो और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो आपका नॉलेज जो होता है बढ़िया इंक्रीज होता है और आप सीखते हो बेटर तरीके से। ओके बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हुई जिनको अगर आप पढ़ लोगे तो अधिगम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी आपको घुमा दे, आप आसानी से उसको बढ़िया से कर पाओगे। ओके बेटा, देखते हैं थर्ड प्रोसेस में क्या बोला, यानी कि सीखना अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि जो आप सीखते हो तो वो क्या प्रक्रिया है, यानी अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट साइड पे ही बता दिया था, स्लाइड पे कि जो अधिगम होता है यानी आप किसी भी इन्वायरमेंट में जब जाते हो तो वहां पे आप अडॉप्ट करने लगते हो, यानी अनुकूलित हो जाते हो, उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो, है ना बेटा। तो सीखने की प्रक्रिया में ये भी शामिल है कि अगर आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हो तो अनुकूलित हो जाते हो, अगर आप किसी जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वहां भी मतलब वही है कि जाने की प्रक्रिया क्या होती है, माइग्रेशन यानी प्रवसन बोलते हैं, यानी एक जगह से जब आप दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं तो उस जाने की प्रक्रिया प्रवसन बोलते हैं, यानी माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन आप अडॉप्ट कर लेते हो तो उस प्रक्रिया को अनुकूलन बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड बेटा एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं अनुकूली विकिरण। अगर आप समझे तो मैं इसको थोड़ा बता दूं कि अनुकूली विकिरण क्या होता है, अधिगम से रिलेटेड है अनुकूली विकिरण। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा एक माँ है, उसके 4 बच्चे हैं,
ठीक है, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, माँ ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में जा जाके क्या किया, अलग अलग जगहों पे शादी कर ली, मतलब 4 जगहों पे, जैसे कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया, कोई कनाडा शिफ्ट हो गया, ऐसे 4 जगहों पे जाके शिफ्ट हो गए और वहां जाके उन्होंने अपना विकास कर लिया। मतलब जैसे एक फैमिली से 4 बंदे गए और अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने अपना डेवलपमेंट, अपना विकास किया, शादी वादी करी, बच्चे बच्चे पैदा किए, तो वहां जाके जब उन्होंने अपना विकास किया होगा, तो उस विकास करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम अनुकूली विकिरण बोलते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे इन्होंने क्या बोला है कि सीखना सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है, कि आप जो होता है हमेशा सीखते रहते हैं, यानी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी लर्निंग रुक जाए, यानी आप अधिगम को रोक नहीं सकते, आप कहीं ना कुछ सीखते ही रहते हो, यानी ये सर हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुक नहीं सकती। ओके बेटा, अगले पॉइंट में क्या बोला, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। भाई अगर जब आप सीखोगे तो आपका संज्ञान बेटर होगा, आपका दिमाग बेटर होगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोच सकोगे। जब आप कुछ सोचोगे, जब आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, तब आपका माइंड ना क्रिएटिव होगा। अगर आप घर में एक कमरे में बैठे हुए हो जिंदगी भर वही एक घिसी पिटी जॉब के पीछे पड़े हुए हो कि हमें यही नौकरी मिलनी चाहिए, हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं, बेटा ऐसा मत करिए। देखिए आप काम करने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, वर्क करिए। इस दुनिया में इस टाइम पे इतना कंपटीशन हो रहा है और आने वाले समय में इतनी भीड़ मचने वाली है, बेटा तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये टाइम ना आपने कि अगर नौकरी मिलनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो चलता रहेगा, लेकिन आप बी प्लान भी रखिए कि अगर ये बाई चांस नहीं हो पाए तो हम इस पे अच्छे से काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं आपने एक ही चीज को पकड़ रखा है और टाइम को खर्च करते चले गए। बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि समय कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, वही चीज है। तो आप टाइम का इंपॉर्टेंस रखो, कितने साल आप पे बीते जा रहे हैं और कब आप काम करोगे, कब आप वही है कि अपने आप को जियोगे, है ना। ऐसा नहीं पूरा जीवन जो है पढ़ते पढ़ते निकाल दिया। जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज में आपको काम करने में मजा आता है, आप उस काम को करिए। जैसे मेरा टीचिंग पैशन है, मैं मजा मतलब वही है, मैं पढ़ाते वक्त मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा स्टेटस भी है कि आई एम अ लर्नर, मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ आपको। तो वही बातें होनी चाहिए हर काम में, जिस काम को आप पकड़ो, जिस लाइन को आप पकड़ो, उसमें आपको इंटरेस्ट हो, मजा आए, ऐसा ना लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या फिर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। जब आपका दिमाग बेटर होता है, यानी आपका संज्ञान बेटर होता है। जब संज्ञान बेटर होगा तो आपका संवेग भी बेटर हो, यानी जब आप क्या नाम, आपका दिमाग बढ़िया होगा, बेटर होगा, और जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचोगे तो आपका इमोशन जो होंगे, यानी आपके विचार जो होंगे, आपका मोटिवेशन जो होगा वो अलग ही लेवल का होगा, है ना बेटा। आगे क्या बोला कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग है, यानी अधिगम जो हमारा है, वो एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया। जटिल का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो जटिल का मतलब ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वहां पे सोचोगे। भाई लर्निंग है, अधिगम है, कि अगर आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो उसका एक ही मेथड नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर, अगर आप टीचर हैं, आपको पता है जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा मिलता है, जैसा कि लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। जब आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से पढ़ाने की कोशिश करते हो, कि वहां पे उन बच्चों को आप विभिन्न तरीकों से पढ़ा सकते। जैसे मान लीजिए उस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, मतलब ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कम समझ में आता हो, जिनका आईक्यू लेवल कमजोर होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना पड़ता है ना। फॉर मी एवरी स्टूडेंट्स इज इक्वल एंड स्पेशल ऑन देयर वे, मतलब मेरे लिए भी सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, मेरे टीचिंग मेथड में भी यही है। ठीक है, तो एज अ टीचर सभी के में यही होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग या लर्निंग कुछ भी हो, एक जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, जहां पे एक ही चीज को आप पकड़ के मत बैठिए कि अगर आप टीचर हैं तो कहेंगे नहीं मैं तो इसी मेथड से पढ़ाऊंगा, अगर आप बच्चे हैं तो नहीं मैं तो इसी टीचर से पढ़ूंगा। आपको जहां से सीखने को मिले आप वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे से ही पढ़ो, ऐसा नहीं, जहां से आपको समझ में आ रहा है। तो वही बात कही जा रही है कि जो लर्निंग होती है, यानी अधिगम जो होता है, वो एक जटिल प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपके पास टाइम हो तभी आप रुकिएगा। बेटा ये डिटेल डिस्कशन है, मैं आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा लर्निंग का, अधिगम का। ठीक है, और इससे बाद में मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं इन्हीं कॉन्सेप्ट से, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, चलते हुए देखते हैं। क्योंकि वही आप टाइम वेस्ट मत करिए, अगर पढ़ना है तो सही से करिए, मजे से करिए, ये नहीं कि बस आप टाइम पास करो कि आपको पास होना है सीटेट में केवल। ठीक है, वही बातें हैं। चलते हुए नेक्स्ट पे देखते हैं कि अगला प्रोसेस, हमारा आगे का प्रोसेस क्या कह रहा है अधिगम का, लर्निंग का। देखते हैं बेटा। आई होप सेशन अच्छा लग रहा हो बेटा, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कर रहे हो सीटेट एग्जाम की तैयारी। देखो बेटा यहां पे इन्होंने क्या बोला है, कुछ प्रक्रियाएं दी हुई है, यानी यहां पे लर्निंग, यानी जो मैं अभी टॉपिक जो हमारा चल रहा है
अधिगम, लर्निंग, यानी उसी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स हमने दिए हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन होना प्रासंगिक यानी रिलेवेंट है। यानी क्या बोला जा रहा है कि जब आप सीख रहे होते हैं बेटा, इन लाइनों को पढ़ के आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसा नहीं कि आप इनको रटेंगे बैठ के तभी आपको समझ में आएंगी। बहुत सिंपल सी पीपीटी है, सिंपल सी लाइनें हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर करी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अधिगम यानी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, जहां पे क्या, जब आप सीखोगे तो एरर भी आएंगे बेटा, वहां पे मिस्टेक्स भी आएंगी, मिसकॉन्सेप्शन भी आएंगे, इनका आना रिलेवेंट है बेटा। मैं आपको पहले बोल दूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो क्या है कि आप में कमियां निकलेंगी। अगर आप सक्सेस को छूने की कोशिश कर रहे हैं तो असफलताएं आएंगी बेटा। हम फेलियर से ही सीखते हैं कि अगर आप बार बार सीटेट दे रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कितनी बार सीटेट दिया है और आपका क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा है ना बेटा। तो वही है, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, जब आप काम करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने बहुत सारी निगेटिविटी आएगी, लेकिन आपको क्या करना है, उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है ना। कि लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों का तो काम ही कहना है ना, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे और आप अपना काम करने पे ध्यान दीजिए, है ना बेटा। तो वही बात कही जाए, जब आप काम करोगे तो लोग तो मिलेंगे, यानी जब आप अधिगम की प्रक्रिया करोगे, सीखोगे, तो वहां पे एरर आएंगे, गलतियां तो होंगी, मिस्टेक होंगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको वही है कि लोगों को लोग जो है आपको मार्गों से भटकाने की कोशिश करेंगे कि अरे यार ये क्या कर रहा है, कहां लगे पड़े हो, जैसे मेरे से बोलते हैं बहुत सारे लोग ना, कि वही हमेशा हर इंसान के सामने ये स्थिति आती है कि लोग तो बोलते हैं। वही बात करिए कि इनका आना रिलेवेंट होता है, ये आती जरूर है प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनको आप इग्नोर करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आगे कह रहे हैं कि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, यानी एक यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो अधिगम यानी लर्निंग जो होती है वो टीचिंग मेथड यानी टीचिंग लर्निंग मेथड का ही एक पार्ट होता है। कि अगर एक टीचर भी होता है वो भी बेटा क्लासरूम में जाने से पहले सीखता है, यानी क्लासरूम में बच्चों से जब इंटरेक्ट करता है तब भी वो सीखता है कि बच्चे जो होते हैं किस तरीके से उसकी बातों को समझ रहे हैं, और वो टीचर की बातों को मतलब बच्चे कैसे समझते हैं, और टीचर बच्चों की बातों को सुनने की कोशिश करता है। यहां से हमारा नॉलेज और इंक्रीज होता है कि जब हम सामने सामने इंटरेक्शन करते हैं वही बातें, तो हमारा नॉलेज और बेहतर होता है। वही बात कही जा रही है, जिसमें लर्नर्स अधिगम करता है, यानी जो सीखने वाला होता है, ये चिंतन प्रक्रिया यानी थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है बेटा। वही बात कही जाए, जब आप क्लासरूम में होते हो, जब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके थॉट प्रोसेस को जान पाते हो कि हम ये टॉपिक तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको इस टॉपिक में हम क्या समझा नहीं पा रहे हैं। मतलब जब आप बताएंगे कि सर मुझे इसमें ये समझ में नहीं आया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन करोगे तब हम इसको और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। कि अगर आप कहोगे सर चिंतन प्रक्रिया क्या होती है, तब हम इसको और बताएंगे। जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तब हम आपके माइंड को समझ पाते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से अपनी लैंग्वेज किसी भी चीज को समझते हो। ओके बेटा, यही बात कही जा रही है यहाँ पे, यानी कि बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स, यानी जो बच्चे जब सीखते हैं तो उनमें जो एरर्स यानी जो गलतियां होती हैं, बच्चों और वयस्कों यानी के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, क्वालिटेटिव डिफरेंस भी बताती है। यानी जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हो तो क्या होता है कि आप में गुणात्मक भिन्नता भी बताई जाती है। मतलब बच्चों की सोच कैसी है और बड़ों की सोच कैसी है, यानी उनमें आपको डिफरेंस पता चलता है कि बच्चे जो होते हैं अडल्ट से किस प्रकार डिफरेंस सोचते हैं। तो ये सारी लर्निंग की प्रोसेस है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ओके बेटा, देखिएगा आगे आगे चलते हैं कि देखते हैं हमारी आगे की प्रोसेस क्या कह रही है लर्निंग की। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। अभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपने देख लिया तो ये टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं होगी। ओके बेटा, अब जरा यहाँ पे पढ़िए, 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं। इसके पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बेटा, इन पॉइंट्स की मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो वही मैं कह रहा हूं कि पूरा टॉपिक का टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। और मैं अपने सेशन पे जितने भी वीडियो डाल रहा हूं उन सब में मैं क्या कर रहा हूं, पूरा पूरा टॉपिक क्लियर करा रहा हूं कि आपको उस टॉपिक को दोबारा सर्च ना करना पड़े। ओके बेटा, आई होप आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी आपकी। तो वही बात यहाँ पे कही है, देखिए क्या कह रहे हैं। ये तो वही पॉइंट है, बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स हैं। देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, आगे जो हमने बताया हुआ है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनको जरा हम सीखेंगे। यानी हमारी जो लर्निंग होती है उसको प्रभावित करने के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि यानी अधिगम को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, उनको पढ़िए जरा। कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी विद्यार्थी जो होता है
उनसे रिलेटेड कौन कौन से कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं जब वो लर्निंग करते हैं, यानी जब वो सीख रहे होते हैं, जब बच्चा सीख रहा होता है, जैसे आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, यानी कौन कौन सी आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी, आपने नोट्स बनाए हो रहे होंगे, आप किस टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होगी, है ना बेटा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो लर्निंग होती है यानी अधिगम जो होता है उसको प्रभावित करने वाले स्टूडेंट से रिलेटेड कारक कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, पहले पॉइंट में इन्होंने बोला कि फिजिकल डेवलपमेंट, यानी आपका शारीरिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब आप जीवन आपने पूरा बिता दिया पढ़ते पढ़ते, आपने खाना खाया ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने खाने पीने, वही कहते हैं ना कि आप मजे से पढ़िए, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे से स्वस्थ रहिए, है ना बेटा। वही बात करें कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी आपका शारीरिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी बहुत मायने करता है आपकी लर्निंग में। आगे देखो, मेंटल डेवलपमेंट यानी आपका संज्ञान कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, आपकी आपकी थिंकिंग पावर कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आपका संज्ञान कैसा है, वो भी बहुत मायने करता है जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं। तभी ना आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैं लाइक अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो हमारी एक बात को एक ही बार में समझ में आ जाता होगा, लेकिन कुछ बोलते हैं सर आप बहुत तेज बोलते हो, कुछ बहुत स्पीड में बोलते हो। अरे भाई, जब मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो आप 2 की स्पीड में लगाओगे, है ना, कहोगे बहुत ही बोर हो रहा हूं। तो उन चीजों को मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं ताकि आपका भी नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो वही बोलते हैं। आगे कहने की इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि कैसी है, यानी आप जब चीजों को सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपकी रुचि कैसी है, यानी वही बातें, सारी बातों को बताया गया है कि लर्निंग में कौन कौन से पॉइंट जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने शारीरिक की बात कर ली, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर ली, रुचि की बात कर ली। अब हम कहते हैं इंटेलिजेंट लेवल, यानी आपका मेंटल एबिलिटी, आपकी योग्यता कितनी है, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, जहां पे आप किस लेवल का सोच सकते हो, यानी आपका संज्ञान, जो आपका दिमाग जो है वो कितना तक कितना सोच सकता है, यानी आपकी एबिलिटी कितनी है, सोचने की एबिलिटी कितनी है आपकी, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे इन्होंने बोला कि मोटिवेशन लेवल, यानी आपका जो है मोटिवेशन लेवल यानी अभिप्रेरणा, यानी आपकी जो है अभिप्रेरणा कितनी है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, यानी अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं कि आपकी अभिप्रेरणा यानी सीखने की प्रक्रिया में जो आपका मोटिवेशन लेवल है वो क्या है। आपको पता है कि 3-4 नंबर में मोटिवेशन का टॉपिक आता है, जो सीरीज नंबर 5 में मैं अपने चैनल पे दे चुका हूं, कि मैंने आपको पूरा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा टॉपिक पूरा बताया हुआ है, जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस करे क्वेश्चंस उनके, ठीक है बेटा। तो वही कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में आपका संवेग कैसा है, यानी आपके इमोशंस कहते हैं, अब बार बार जरा जरा सी बातों पे आपको दिल पे ले लेते हो, है ना। तो आपका संवेग कैसा है, यानी आपके इमोशंस कैसे हैं, है ना। वही है, तो समाज में रहते तो लोगों से कनेक्ट होगे भाई, है ना। तो वही बात है, तो आपका इमोशंस कैसे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए अगर आप लर्निंग कर रहे हो। आगे कैसे कि पॉजिटिव इमोशंस, मैंने अभी इस बारे में बात करी थी कि पॉजिटिव की बात करी जाए कि दुनिया में आपको बहुत सारी निगेटिविटी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी के साथ में जाना है, पॉजिटिव लोगों के जाना है। डोंट गिव रिस्पेक्ट हु अबाउट यू थिंक नेगेटिव, मतलब आपके बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं उनको बिल्कुल आप इग्नोर कर दो, ठीक है। मैं हमेशा अपनी टैग वर्ड को बोलता हूं कि डोंट गिव रिस्पेक्ट हु अबाउट यू थिंक नेगेटिव, जो भी आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं आप उनको इग्नोर करो यार। मैं बोलता हूं कि जब भी किसी से लड़ाई वड़ाई हो जाए तो वही है कि दुश्मनी वगैरह मत करना, बहुत ही टाइम खर्च होता है यार, है। तो सबसे अच्छा होता है इग्नोर करना। एक लाइन है कि जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं और इससे बड़ा इंतकाम नहीं, आप सोचिए मत, ठीक है। इतनी बड़ी दुनिया है और इतने में अगर आपसे कोई कहे कि वो आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, तो सिंपल बोलो कि इतनी बड़ी मतलबी दुनिया में अगर वो हमारे बारे में बोल रहा था, कम से कम बोल तो रहा था, अच्छा बोल रहा था, बड़ा भला बुरा बोल रहा था, लेकिन बोल तो रहा था, इग्नोर तो नहीं कर पा रहा था ना। तो वही बात है कि लोगों की बातों पे मत ध्यान दो, हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रहो, पॉजिटिव इमोशंस के साथ में जाओ। आशा, होप, हर्ष, एंजॉय, स्नेह, मतलब सारी चीजों का जो आपका दिमाग कैसा है, आप कैसे सोचते हो, आपका होप कैसा है, आप कैसे एंजॉय करते हो चीजों को पढ़ते वक्त, कैसा आपका स्नेह है लोगों के प्रति, कैसे आप कनेक्ट हो। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है एज अ स्टूडेंट होते हुए कि आपको क्या क्या प्रभावित करता है। आगे इन्होंने बोला कि निगेटिव इमोशंस यानी आपका फियर, एंजाइटी, यानी ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये चीजें आपको बहुत प्रभावित करती हैं। जब बच्चा निगेटिविटी को सोचता है, यानी उसको उसके अंदर एंजाइटी होती है कि भैया आज ये हो रहा, आज वो हो रहा, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो ये सारी चीजें आप बच्चे को बहुत प्रभावित करती हैं, ठीक है। आगे बोला है इन्होंने कि सांस्कृतिक संदर्भ यानी आसपास के लोग कैसे हैं, यानी आपके आसपास के लोग कैसे हैं, तो वो कैसे हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चे को, ठीक है बेटा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपका आपका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, यानी आपके आसपास के लोग कैसे, वो भी आपको बहुत प्रभावित करते हैं। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने आपके सामने ये डिस्कस कर लिया कि जो है जो प्रभावित करते हैं कारक वो स्टूडेंट के मैंने बताए हुए थे, लेकिन अभी मैं आपको टीचर के लिए बताऊंगा। देखो, पूरी लर्निंग प्रोसेस मैं बता दे रहा हूं आपको, जितने भी टॉपिक है इसमें पूरा क्लियर कर दूंगा आज ही, ठीक है बेटा। पहले पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं, जो स्टूडेंट को प्रभावित करते हैं कारक,
मैंने उनको डिस्कस किया। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि टीचर से रिलेटेड कारक कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी आप एक सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एक टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना बेटा, एक अध्यापक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अध्यापक के लिए क्या मेन चीजें होती हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर, ठीक बेटा, मैं हमेशा कहता हूं मैं एक लर्नर हूं, और हर टीचर को एक लर्नर होना चाहिए, वो सीखता है और सिखाता रहेगा, ठीक बेटा। तो वही बात कही जा रही है कि एक टीचर के लिए फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि विषय का ज्ञान, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब मैं अगर आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं तो मुझे सीडीपी का नॉलेज होना चाहिए। मैं कहता हूं ना कि विकास सर ने भी अपने बहुत सारे सेशंस में बोला हुआ है कि स्टूडेंट होने से टीचर होना, मतलब टीचर होने से स्टूडेंट होना मुश्किल है, क्योंकि टीचर तो कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कौन गलत पढ़ा रहा है कौन सही पढ़ा रहा है। तो वही बात है कि टीचर का जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यानी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है उसमें उसका संज्ञान, उसका नॉलेज अच्छा हो, ठीक है। आगे बोला है इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी उस जो पढ़ा रहा है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके अंदर मेथड होने चाहिए, पढ़ाने के सिखाने के मेथड होने चाहिए, और सीखने की भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। क्लासरूम में से जाने से पहले टीचर भी जो होता है वो लेसन प्लान करता है कि किस तरीके से बच्चे को हमें पढ़ाना है। आगे बोला है इन्होंने कि चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस, यानी बच्चे पर फोकस करना है, यानी बच्चा क्या सीखता है, यानी क्या यहाँ पे कहा जा रहा है बेटा कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चा किस तरीके से समझता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि सीडीपी में अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जहां पे बच्चा एक्टिव दिखेगा, मतलब बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव दिखेगा आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है। कि जो टीचिंग है या पढ़ाई जहां पे आप पढ़ा रहे हो तो चाइल्ड डेवलप, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आप पढ़ा रहे हो तो चाइल्ड पे बेस्ड होना चाहिए, यानी बच्चे का विकास जहां पे हो रहा है, बच्चा चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ रहा हूं ना, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का जहां पे विकास हो रहा होगा, जहां बच्चा एक्टिव होगा, आप उन ऑप्शंस के साथ में जाइएगा, कभी भी ऑप्शन आपका गड़बड़ नहीं होगा। ओके बेटा, आगे कह रहे हैं कि एक्टिव एंड इंटरेस्ट, यानी टीचर जो है क्लासरूम में इंटरेस्ट दिखाए, बच्चों के सामने एक्टिव हो। अब आप पता चले क्लास में जा रहे हो, बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप कह बैठ जा भाई, है ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। जब आप बच्चों के सामने जाके एनर्जी दिखाओगे तभी बच्चा जो होगा वो एक्टिव होगा। अब पता चले खुद के अंदर वही नहीं है, पढ़ाने का मन ही नहीं हो रहा, अरे अभी तो 2 पीरियड पढ़ाने हैं, अभी तो 1 पीरियड पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। काम जो है वो आपका पैशन होना चाहिए। आगे बेटा देखो, यानी गुड टीचिंग मेथड्स, यानी टीचर जो है उसके मेथड कैसे होने चाहिए, गुड, बढ़िया, एक्सीलेंट होने चाहिए, कि आपने अपनी होल जर्नी में क्या अचीव करने की कोशिश करी है। जैसे मेरे से अगर कोई पूछता है कि आपने अपनी पूरी स्कूलिंग में, पूरी कॉलेज लाइफ में क्या अचीव करने की कोशिश करी, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आई हैव ट्राइड टू अचीव ब्रिलियंस थ्रू आउट माई जर्नी सो फार, मतलब मैंने पूरी जर्नी में, पूरी मेरी जो जर्नी रही है पढ़ाई की, जो मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने हमेशा ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी है, बुद्धिमत्ता को हासिल करने की कोशिश करी है, कि मैं लोगों से कैसे इंटरैक्ट करूं, है ना। आई होप आपकी ये भी हॉबी भी होनी चाहिए, कि मेरी जो हॉबी है इंटरैक्टिंग विद न्यू पर्सनालिटीज, यानी इंटरैक्टिंग माय थॉट्स, यानी इंटरैक्टिंग विद न्यू पर्सनालिटीज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नए लोगों से मिलते हो और उनका थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश करते हो, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे क्या बोला कि पेडालॉजिकल अप्रोचेस, यानी आपके जो शिक्षा शास्त्रीय उपागम है, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका शिक्षा शास्त्रीय उपागम कैसा है, यानी शिक्षा शास्त्रीय उपागम की बात करी जा रही है कि आपके टीचिंग मेथड कैसे हैं, यानी आप बच्चे को कैसे कैसे पढ़ा पा रहे हो, उसका इंटरेस्ट जगा रहे हो कि नहीं जगा रहे हो, कि आप पता चले पढ़ा रहे हो बच्चे का मन ही नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे वो टीचर से रिलेटेड थे, कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो ये आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। ओके बेटा, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में प्याजे ने भी बहुत सारी बातें कही है, सॉरी प्याजे ने नहीं, वाइगॉत्स्की ने कही है। वाइगॉत्स्की नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या संदर्भ दिया हुआ, जिनका एक क्या नाम सिद्धांत दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कल्चरल टूल्स के बारे में। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें इन्वायरमेंट के बारे में बताई हुई हैं। उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है, कि हमारी लर्निंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में पहला तो हमने स्टूडेंट से रिलेटेड पढ़ लिया कि क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं, देन हमने टीचर से पढ़ लिया, अब हमारा क्या है, एनवायरमेंट है। अब हम एनवायरमेंट को पढ़ेंगे, जैसा कि जॉन डीवी ने कहा है कि एनवायरमेंट हो गया और उसके अलावा जो हमारा टीचर हो गया, बच्चा जो, तो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि एनवायरमेंट, स्कूल का एनवायरमेंट, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि जो स्कूल का एनवायरमेंट हो बढ़िया होना चाहिए, मतलब कि वही है कि जहां पे क्या नाम, जो आपकी वॉल्स, दीवारें भी है, वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या नाम प्रिंटेड मटेरियल चिपका हुआ हो, ताकि बच्चा देख के भी समझ पाए, उसको अच्छा लगे। यानी स्कूल का जो एनवायरमेंट हो वो एकदम पीसफुली बढ़िया सा हो, जहां पे बच्चा अपना लर्निंग को बेटर कर सके, अपनी चीजों को और बेटर कर सके, सीख सके, है ना। पता चले स्कूल में माहौल ही कुछ दूसरा है और पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बेटा,
कह रही क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इन्होंने बोल रखा है बेटा कि कोलैबोरेटिव होना चाहिए, यानी सहयोगात्मक होना चाहिए। जब बच्चे आपस में सहयोग करें, यानी सहयोग यानी कोलैबोरेट करें, डिस्कस करें, डिबेट करें आपस में। बच्चा जब आपस में डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, सहयोग करता है, यानी लर्निंग जो है वो सहयोगात्मक होनी चाहिए। यानी जब लर्निंग जो है आपकी वो बेटर होनी चाहिए, जब आप आपस में सीखते हो, आपस में बोलते हो, बातचीत करते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है धीरे धीरे करके। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे इन्होंने वही बात बोली, कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। फैमिली का एनवायरनमेंट आपकी लर्निंग में, जो आपके परिवार है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपके जो माँ बाप हैं या आपके भाई बहन है, आपके रिलेटिव्स जितने भी लोग हैं वो कैसे हैं, यानी किस तरीके से बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं कि किस तरीके का वातावरण है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूं तो। ओके बेटा, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हमारी लर्निंग की आगे प्रोसेस क्या कहती है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया हुआ है कि ये पॉइंट भी हमारी लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो फ्लो में इनको भी थोड़ा हम डिस्कस कर ले, ताकि पूरा सेशन ही एक बार में पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। यानी जब क्लासरूम में बच्चा सीखता है, परिवेश में सहभागिता करता है, यानी इन्वायरमेंट में जब आपस में बोलता है, सीखता है, तो वहां पे क्या होता है, कौशलों और ज्ञान का अर्जन अधिक, यानी बहुत जल्दी जल्दी होता है, यानी उस पर अधिक बल पड़ता है कि आप आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं जब इन्वायरमेंट यानी अच्छा होता है। कैसा? स्कूल में जब आप विद्यालय में किसी संस्था में सीखते हैं, अधिगम में परिवेश यानी आपके आसपास का एनवायरमेंट जब होगा, तब क्या होगा, जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी और आप जल्दी से जल्दी चीजों को एक्वायर यानी सीख पाने की कोशिश करोगे। अगले पॉइंट में क्या बोला कि सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, यानी अर्थ निर्माण होना चाहिए। बच्चा जो होगा वो अन्वेषण करे, खोज करे। जैसे प्याजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जो अन्वेषण करते हैं, तरह तरह से चीजों को सोचते हैं, खोज करते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सार्थक अधिगम यानी लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसी लर्निंग ना हो जहां जिसका कोई मतलब ही ना हो। ठीक बेटा, तो सीखोगे तो सही चीजों को सीखोगे। वही बात है, मैं एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेजिंग, यानी क्या होगा कि एक बच्चा जो है जब सीखता है, यानी जब आप लर्निंग करते हो, जब आप अधिगम करते हो, तब आपका माइंड जो है धीरे धीरे आपका संज्ञान बेटर होता है। आप एक प्रॉब्लम के लिए विभिन्न प्रकार की तरीकों को, सॉल्यूशंस को निकाल सकते हो, यानी आपका संज्ञान बेटर होगा, आपका दिमाग बेटर होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी माइंड सेट है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका वही माइंड सेट कैसा है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचने लगते हो, आपका दिमाग काम करने लगता है। अगले पॉइंट में बोला कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। कैसे? जब इन्वायरमेंट होगा तो अधिगम जल्दी यानी प्रभावशाली, इफेक्टिव होगा बेटा, है ना। और अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड होता हो, यानी जब आप इन्होंने बोला कि सेल्फ डायरेक्टेड यानी जब आप अपने पास से खोजने की कोशिश करते हो, लाइक जब आपके पास कोई होता नहीं है तो आप खुद से बातें करते हो, खुद के बारे में सोचते हो। जब आपके पास आसपास के लोग होते हैं तो उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, यानी बोला कि जब आप खुद से चीजों को खोजने, सोचने की कोशिश करते हो कि ये हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यानी खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करते हो, तो आपकी लर्निंग बेटर होती है। आगे क्या बोला कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता भी आवश्यक होती है। यानी जब आप पार्टिसिपेट करते हो, यानी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी जब ऐसी कोई बात होती है, कोई भी कंपटीशन होता है, तो आप हिस्सा लेने की कोशिश करते हो कि मैं भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं, तो उसमें भी आपकी लर्निंग बेटर होती है। ओके बेटा, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखते हैं क्या कुछ आगे भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको भी फ्लो में एक बार पढ़ ले, ताकि हमारी लर्निंग बेटर हो जाए। अब मैं सिखा रहा हूं बेटा, यहां से मैं भी सीख रहा हूं और आप भी सीख रहे हो। ये इतना सारा 2 पॉइंट और बचे हुए हैं बेटा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हुए हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है, यानी संज्ञान से रिलेटेड है, कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं। आई होप अगर आप इनको पढ़ेंगे तो अभी आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे बढ़िया तरीके से। ये 2 पॉइंट और रह गए, इनको हम थोड़ा डिस्कस कर ले कि इन्होंने क्या बोला है थोड़ा सा, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखो क्या बोला इन्होंने, देखिए बेटा, कह रहे कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी बेटा मैं आपके लिए वही बातें सारी इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, मतलब बाइलिंगुअल चल रहा हूं कि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, दोनों लोग आसानी से पढ़ सकें। तो बेटा वही बात है कि सार्थक अधिगम यानी सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, जहां पे आप अर्थ निर्माण करते हो। देखो इन्होंने सिंपल बोल रखा कि जहां पे आप विश्लेषण करते हो, समालोचनात्मक सोच यानी जब आप लोगों के साथ में रहते हो, सोचते हो कि नहीं ये मेथड नहीं ये मेथड होना चाहिए, समस्या समाधान यानी एनालिसिस करते हो, चीजों के बारे में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हो कि मैं सीटेट दे रहा हूं तो मुझे क्या क्या
पढ़ना चाहिए, मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, मुझे पेडोलॉजिकल क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, तब आप एनालिसिस करते हो। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है। किसमें? लर्निंग में। जब आप अधिगम कर रहे होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, एनालिसिस करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, किसी चीज में दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीजें मीनिंगफुल लर्निंग में शामिल है। आगे क्या बोला कि प्रारंभिक कक्षाओं में यानी जो प्राइमरी लेवल की कक्षाएं होती हैं, शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग की प्रक्रिया जो होती है के लिए सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर होता है। देखो अभी आपसे आपसे क्वेश्चन आएगा कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया यानी टीचर जो होता है उसके लिए करके दिखा के, यानी वही बात है कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो, है ना, कि बात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। आप काम करके, वर्क करके, एक्टिविटी करके सीखिएगा तो आपकी लर्निंग और बेटर होगी। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण। वही बात है कि अगर आप अधिगम कर रहे हो तो आपकी भागीदारी यानी सामाजिक, जो समाज में आप क्रियाकलाप होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपके समाज में ऐसे लोग रहे जो दिन भर लड़ाई कर रहे हैं और आप उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो बात नहीं कही जा रही है। केवल यहाँ पे वो बात कही जा रही है कि जो आपके समाज में एक्टिव लोग हैं, जो आपके आसपास रह रहे हैं। बात वो नहीं हो रही कि जो निगेटिविटी वाले लोग हैं उनके साथ में आपको रहना है, ऐसा नहीं बेटा। मैं केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके आसपास रह रहे हो और अच्छे लोग हो उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, निगेटिविटी वाले लोगों के साथ में नहीं। उनसे तो आप दूर, 4 कदम दूर ही चले जाओ, वही बढ़िया है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या थे। ये सारी की पूरी हमने प्रोसेस डिस्कस कर ली है। अब हमारा लर्निंग का टॉपिक जो है क्लियर हो गया है। अब आपको किसी भी लर्निंग के टॉपिक पे जाने की नीड नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस को इतना बढ़िया से कर पाओगे। आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप जरूर जरूर दे पाओगे। देखो बेटा क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने एक कथन दिया हुआ है। पहले इन्होंने क्या किया, एक कथन दिया हुआ है, फिर इन्होंने तर्क दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जब से सीटेट अप्लाई हुआ है तब से सिलेबस जो है वो चेंज ही नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंस कर दिया कि पहले इन्होंने डायरेक्ट पूछ देते थे, लेकिन अभी ये क्या करते हैं, पहले एक कथन देते हैं, फिर उसके बाद में एक रीजन देते हैं, कारण देते हैं, तर्क देते हैं, फिर ये कहते हैं मुझे बताओ कि तर्क सही है, कारण सही है कि नहीं सही है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है। तो ये सारी बातों को आज हम जानेंगे। पढ़िएगा जरा क्वेश्चन को। कह रहे कि समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं क्या। यानी जब आपके आसपास के लोग, यानी समकक्षियों की बात करी जा रही है, से चर्चा करते हो, जब आप आपस में डिबेट करते हो, बात करते हो, डिस्कस करते हो, चर्चा करते हो, संवाद करते हो, यानी उनसे क्या करते हो, बहस करते हो चीजों में ऐसे लड़ाई नहीं करते बेटा, बहस की बात हो रही कि अगर आप उनसे कॉन्टेक्स्ट में यानी बात करने की कोशिश करते हो, तो चर्चा करने की कोशिश करते हो, शिक्षा शास्त्रीय पद्धति यानी टीचिंग मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपनाते हो, समस्या समाधान करते हो कि कौशल के विकास में बाधा डालती है। यानी ये जो प्रक्रियाएं हैं, मैंने आपके सामने बोला कि अगर आप चर्चा कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके विकास में बाधा डालती है क्या। तो इन्होंने बेटा निगेटिव पॉइंट बोल दिया, ये चीजें बाधा नहीं डालती है, मैंने बोल दिया, तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया कि बाधा नहीं डालती, बल्कि ये चीजें तो बढ़ाती हैं। जब आप आपस में कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हो, चीजें, आपका संज्ञान बेटर होता है ना, आपका दिमाग बेटर होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि चीजें आपके विकास में बाधा डाल देंगी। तो ये ऑप्शन तो गलत, स्टेटमेंट तो गलत हो गया बेटा। अब आगे इन्होंने बोला तर्क में, कि तर्क में इन्होंने क्या कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, ना कि सामाजिक। अब इन्होंने क्या बोल दिया, सही विकल्प को चयन कीजिए। बेटा इन्होंने बोला, देखो पहला पॉइंट तो गलत हो गया था। अब इन्होंने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया यानी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो व्यक्तिवादी है, यानी व्यक्तियों से होती है, सामाजिक नहीं है। क्या जब आप समाज में रहते हो तो बात नहीं करते हो भाई, जब आप समाज में रहते हो, सामाजिक सांस्कृतिक कल्चरल टूल में बताया गया है, लोगों से जब आप बातें करते हो, कनेक्ट होते हो, तो वहां से आपका नॉलेज बेटर होता है। ऐसा नहीं कि केवल जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस जो है वो केवल व्यक्तिवादी, व्यक्तियों से ही बोलोगे और समाज में रहोगे तो नहीं होगी। तो ये भी पॉइंट गलत दे दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स है। तो क्या है, दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, नहीं भैया, सही व्याख्या, ए आर सही व्याख्या करता नहीं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन अरे नहीं यार, ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं, ए और आर दोनों गलत है, यानी वो दोनों ही रॉन्ग क्वेश्चन, दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि जहां पे ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। बेटा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज इनका स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा ताकि आप रिवीजन कर सको बेटा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा बेटा। सीटेट का नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। वही बात है ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा आए बेटा। वही बात है, इतने लोग फेल हो रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। थोड़ा सा कोशिश करो पढ़ने के लिए। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं कि बेटा
कि व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू सेट, यानी एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी एक टीचर जो है उसको अपने बच्चे को किस प्रकार के गोल्स बनाने के लिए कहना चाहिए और उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए। यानी एक टीचर जो है उसका बच्चे के जीवन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कह रहे हैं कि शिक्षक जो होता है उसको बच्चे को किस तरीके से लक्ष्य बनाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है महारत उन्मुख, यानी वो उसको महारत उन्मुख यानी मास्टरी बना दे बिल्कुल कतई कि भैया नहीं मुझे ये बनना है तो बनना है, ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए बच्चे के अंदर। अगले पॉइंट में बोला क्या प्रदर्शन उन्मुख, यानी केवल दिखावा होना चाहिए कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना दिन भर कॉपी पेन लेके बैठे रहो कि मैं पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ा कुछ भी ना रहा है और रिजल्ट आए तो जीरो। बेटा आगे क्या करें कि विफलता को स्वीकारने वाले, ये अरे भैया विफलता को नहीं बेटा, असफलता से बचने वाले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि एक शिक्षक जो होता है उसको बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेशन यानी बच्चे को महारत हासिल करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे तुम तो ये भी कर सकते हो। मतलब एक माँ जो होती है एक बेटे से कहती है कि बेटा तू हर कुछ, एक रील वायरल हुई थी थोड़े दिन पहले कि बेटा तुम ऐसा दुनिया में कोई काम है ही नहीं जो तुम कर नहीं सकते, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, आप हर काम को कर सकते हो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपके आसपास के लोग अच्छे हैं। तो वही बात है कि टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को महारत हासिल करने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा पढ़ रहे हो, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो आपसे 100% ये क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। मजाक मस्ती चलती रहती है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये तो जीवन भर का काम रहेगा कि जीवन भर मजाक करते रहो, काम करते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्या बोला इन्होंने, कह रहे कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। भाई एक व्यक्ति जो होता है, इंसान जो होता है, उसकी धारणाएं, उसका नेचर जो होता है उसके सीखने के लर्निंग की प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पे एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यानी हमसे जो है पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जहां पे हमारी लर्निंग की प्रक्रिया, लर्निंग हमारा अधिगम जो होगा वो बेटर होगा, बढ़िया होगा। देखते हैं, मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है। यानी अगर इंसान या व्यक्ति, बच्चा अपने आप से कह रहा है कि मेरे में ऐसी कोई भी क्वालिटी जन्मजात नहीं है, तो भाई ऐसे क्यों बोलोगे। बेटा आपको क्या करना है, क्या पूछा रहा है कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर, यानी जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाते हो। देखो वही बात है ना, आपके जैसे गोल होंगे, जैसे सपने होंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि देयर गोइंग टू बी ऑब्स्टिकल्स, देयर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट लेट मी टेल यू चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज। यानी आपको गोल बढ़िया बनाने हैं, है ना, आपको सोचना अच्छे तरीके से है। वही बात है कि हर इंसान जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है। जैसा आप सोचते हो, आपका संज्ञान, आपका दिमाग वैसा होता है। ऐसा नहीं आप कह दो कि मुझ में तो ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं यार, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इतना सोच नहीं सकता, मेरे घर में पैसा नहीं था, मैं ये नहीं कर पाया, मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग अच्छे तरीके से सोच सके, ठीक है। ये धारणाएं मन में ना बसाओ कि हमारे पास दिमाग नहीं है या हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो हम बाहर जाके पढ़ नहीं सकते। ओके बेटा, तो ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। इन्होंने हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा था कि शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, कि बच्चे के अंदर माइंड में है कि टीचर जो होता है वो हमेशा कठिन प्रश्न हमसे क्यों पूछता है। भाई ऐसा दिमाग नहीं होना चाहिए। टीचर क्या आपका दुश्मन होता है? बेटा जो इंसान आपका भला चाहता है वही आपसे कुछ ना कुछ पूछता है, वरना क्या जरूरत है उसको, है ना। तो वही है कि आपके माँ बाप, आपका टीचर तो कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे बेटा, ठीक है। तो वही बात कहिए, ये चीजें हमको बाद में रियलाइज होती है जब हम अपनी स्कूलिंग से निकल आते हैं कि हमें किसी टीचर ने डांटा था तो हमें अच्छे के लिए ही डांटा होगा। ओके बेटा, आज मैं अपने टीचर्स को मिस करता हूं तो उन्होंने मुझे डांटा होगा, तो इन्हीं किसी ने वजह के पीछे डांटा होगा, जो मैं कुछ गलतियां कर रहा था, अगर उन्होंने डांटा ना होता तो मैं इन लेवल पे नहीं पहुंच पाता, है ना। तो वही बातें होती हैं, हमें अपनी धारणाएं मन में ऐसे क्वेश्चन नहीं बिठाने हैं कि टीचर हमको टारगेट क्यों किए हुए हैं। ओके, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, कि आप अच्छे अंक ला रहे हो, बुरे अंक ला रहे हो, या आप पे निर्भर करता है। देखते हैं, मे भी हो सकता है भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। क्या बात बोली जा रही कि मैं प्रयास करूंगा तो अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मन में निगेटिव धारणा पाल रहे हो कि हमारे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है कि अगर हम पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे तब भी नहीं कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा हमसे। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर है, कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें जरूर कुछ ना कुछ फल मिलेगा। यानी अगर हम अच्छा पढ़ रहे हैं तो हमारा सीटेड एग्जाम जरूर क्लियर होगा और हम स्कोर भी अच्छा खासा ला पाएंगे। तो हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया था कि ये हम पे निर्भर करता है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की बेटा है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना के कोशिश कर रहा हूँ।
को आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपने पास से आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा और पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी आपका जो इमोशन है और कॉग्निशन है वो किस प्रकार आपस में इंटर रिलेटेड है। यानी यहाँ पे क्या बात करी जा रही है? संज्ञान की बात करी जा रही है, संवेग की बात करी जा रही है कि आपका इमोशन और कॉग्निशन कैसा है, क्या इंटर कनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है बेटा, चाहे तो लैंग्वेज की बात हो, चाहे तो वो हमारे संज्ञान की बात हो, कॉग्निशन की बात हो, इमोशन की बात हो, तो ये सभी इंटरकनेक्ट होते हैं दिमाग में। अगर आपके पास में कोई संज्ञान, आपका दिमाग कैसा चल रहा है, बोल कैसे, गुस्सा कर रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, तो वो सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्से में बात करोगे, है ना। आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आप खुश हो तो खुशी से हंसोगे, बोलोगे, बातचीत करोगे, तो ये सब कुछ इंटरलेटेड है। आपका अगर आप खुश हो तो अंदर से मोटिवेट भी होगे, है ना। तो ये सारी चीजें इंटरलेटेड है। ऐसा नहीं कि संज्ञान अलग जा रहा, दिमाग अलग जा रहा, भाषा अलग जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। तो कौन सा कनेक्टेड है, यानी संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है। भैया क्या बोल रहे हो यार, कि संज्ञान और संज्ञान और संवेग जो है उनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, वो एक आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। नहीं बेटा, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोलो कि संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, वह एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। हाँ, एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा आपका दिमाग होता है वैसे आप सोचते हो, वैसे आप बात करते हो, वैसे ही आप लोगों से जुड़ते हो। ओके बेटा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। फिलहाल देख लेते हैं कि संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। संवेग संज्ञान प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, दोनों का आपस में प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है और एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, थोड़ा इजी से पढ़िएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृश्य क्या सुझाव देता है। यानी शिक्षार्थियों को भ्रांतियों से निपटने के लिए, यानी जो उनके मन में जो मनोभावना, जिनकी भ्रांतियां दिमाग में बैठी हुई है, उनको निपटने के लिए उनको क्या दृष्टिकोण देना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहिए, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। बच्चे के अंदर जो भ्रांति चल रही है, दिमाग में जो बवाल चल रहा है, उसको अनदेखा कर दो, इग्नोर कर दो। नहीं बेटा, इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं होता है। उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए, रटना तो है ही नहीं बेटा, जहां पे आपको रटना, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग की बात करी जाए, आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना ही नहीं है। कह रहे कि विद्यार्थियों को सजा देने, भैया दंड तो देना ही नहीं है। आपको पता है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सीधे मना किया है कि आप बच्चों को मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, उनको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सजा आपको हो जाएगी, बच्चे को नहीं। ठीक है, पहले के जमाने से आजकल का टीचिंग प्रक्रिया, जो टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत बदल गई है। पहले टीचर्स बच्चों को किस तरीके से सामने से पेश आते थे, तो पहले आपको आप जानते होंगे, है ना बेटा। पहले जो थे बच्चे डरा करते थे कि टीचर कैसा होगा, क्लासरूम में टीचर कैसा आएगा, लेकिन अब टीचर डरते हैं कि बच्चा कैसा मिलेगा और कैसा हमें स्कूल मिलेगा। ठीक है, तो हंसी आ रही है यार, ऐसा ही है एक्चुअली में। अगर देखा जाए तो अगर आप जाके देखेंगे तो एज अ टीचर अगर आप सीटेड दे रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा भी रहे होंगे तब भी आपको इन चीजों के बारे में पता होगा कि हम किसी भी स्कूल में डेमो देने, इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो पहले हमें लगता है कि बच्चे कैसे होंगे यार, है ना। तो वही बात है, सजा देनी नहीं है। भ्रांतियों की अगर आप सजा देते तो तुरंत उसके गार्जियन आ जाएंगे, है ना बेटा, तुरंत कि बच्चे को मार कैसे दिया आपने। ठीक है, कि भ्रांतियों से प्रत्युत्तर होते चर्चा और मौके मुहैया रवैया प्रदान करना चाहिए। यानी भ्रांतियों से निपटने के लिए उनको चर्चाएं कराओ, डिबेट कराओ, उनके अकॉर्डिंग उनको मुहैया यानी रवैया पेश कराओ, यानी उस अकॉर्डिंग उनको बिहेवियर क्या नाम मेथड प्रदान करो, उस अकॉर्डिंग उनको सुझाव दो, ताकि उनकी ये भ्रांति जो है दिमाग से मिट जाए, उनको ऐसा रवैया प्रदान करो। ठीक है, तो वही बात कही जा रही। तो आंसर नंबर डी जो है बेटा वो एकदम करेक्ट है। ओके, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारा असर्शन यानी कथन यानी और तर्क वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहे कथन में क्या बोला इन्होंने, पढ़िए बेटा। स्कूलों को माता पिता को, ये देखो सन 2024 में जो 15 तारीख को एग्जाम हुआ बेटा, जो सन 2024 में 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था सीटेट का पेपर नंबर 2, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या बताओ, दुनिया भर में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में जो पीटीएम हो रही है उसको खत्म कर देना चाहिए।
कि बच्चा जो होता है बच्चे के पेरेंट्स से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, कि उनकी शिक्षा में टीचर यानी पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या सही है? नहीं बेटा, जब टीचर को पता हो, टीचर, बच्चा का पेरेंट्स सब लोग आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, तो टीचर जब भी बच्चे को समझ पाएगा पेरेंट्स के थ्रू कि बच्चे की कैसे आदतें हैं, कैसे उसको समझ में आता है। अपने बच्चे के बारे में पेरेंट्स को पता होगा चीज़ों के बारे कि बच्चा मेरा कैसे पढ़ रहा है, पता चले वो टाइम पास कर रहा हो स्कूल में, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि माता-पिता को कनेक्ट रखो उनके साथ में। ऐसा नहीं कि बच्चों की शिक्षा में उनको शामिल ही ना करो और पीटीएम को, दुनिया भर की पीटीएम को बंद करवा दो। ठीक है बेटा? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी रॉन्ग दिया हुआ है। आगे क्या बोले कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से, यानी जब आप समाज में रहते हो, संपर्क करते हो एक दूसरे के लोगों के साथ में, स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग जो होती है उसमें बाधा, अरे भैया बाधा क्या होती है? बाधा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। जब आप ऐसा करते हो तो आपका नॉलेज संज्ञान बढ़ता है। ठीक है? तो दोनों ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ए और आर दोनों ही गलत हैं बेटा। ठीक है? तो वही डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही है कि डी, क्या नाम, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ओके बेटा? तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पढ़िएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, थोड़ा पढ़िएगा और जवाब दीजिए बेटा। फिर हम देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कराना है आपको। कह रहे हैं कि समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी समालोचनात्मक सोच, यानी जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, सबके साथ में सहयोग करके सोचते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर, अरे भैया रटना तो जहां पे रटना दिख जाए टैग वर्ड हटा दो तुरंत। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होती है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। भैया मीनिंग मेकिंग लर्निंग की बात हो रही है, अर्थहीन नहीं हो सकता वहां पे कि उसका कोई मतलब ही ना हो। जो आप सोच रहे हो, जो आप लर्निंग कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक होती है। जब आप सबके साथ में मिलके सोचते हो तो वो बाधक नहीं होता बेटा। ठीक है? तो ये भी गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं कि देखो, आप तुरंत क्वेश्चन को समझ में आ रहा हो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। उन्होंने हमसे पॉजिटिव बात पूछी थी कि कौन सा पॉजिटिव है, यानी विद्यार्थियों को चिंतन करने हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों के अंदर चिंतन, यानी उनकी जो थिंकिंग पावर होती है, उसको समय समय देकर, यानी थोड़ा समय दीजिएगा, बच्चा सोच सके, समझ सके, उसके बाद में उसकी सोच को मोटिवेट करिए, उसको मोटिवेट करिए ताकि वो बच्चा अच्छे से काम कर पाए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब देके जाइएगा और आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस में से आपका कितना क्लियर हुआ वो बता के जाइए। सेशन में आपको कैसा लगा होगा वो बताना। कि निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। यानी क्लासरूम में कह रहे हैं कि जो लर्निंग का जो माहौल पैदा करता है, कौन सा ऑप्शन है जो क्लासरूम में मीनिंग मेकिंग लर्निंग को यानी इन्वायरमेंट अच्छा कर रहा होगा। विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य कठोर रवैया। भैया आपको स्ट्रिक्टनेस यानी कठोरपन तो दिखाना ही नहीं है कि बच्चों के सामने मार डंडा लेके गए, छोड़ दिया उनको रोड डेली डेली का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चों के सामने जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना सही रहेगा। ओके बेटा? उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके डाउट्स क्या हैं। प्रदर्शन निष्पादन उनकी पुस्तियों यानी प्रदर्शन विधि, आपको दिखावा नहीं करना बेटा। शिक्षार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना, नकारना तो है ही नहीं बेटा यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है? तो वही बात है कि कक्षा में लर्निंग माहौल तब बनेगा जब विद्यार्थियों के बीच सहकारिता यानी सहयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वही बात है, अब आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोशिश करता हूं अगर आपको अच्छा लगा हो बेटा तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मुझे भी लगता है आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आप पहली बार आए हैं तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए तो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच बेटा, आप आए और आपने तैयारी करी और आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल भी रही होगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच बेटा।